बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना वबा बेकाबू हो चुकी है। लाहौर के 21 इलाकों की 61 गलियां, मोहल्ले और ब्लॉक्स बंद कर दिए गए। लाहौर के जिन इलाकों को बंद किया गया है उनमें रामनगर, बिलाल पार्क, किला गुज्जर सिंह, अब्दुल करीम रोड, ताजपुरा, शादबाग, बेगम कोट, गुलबर्ग, जौहर टाउन, केनाल व्यू सोसाइटी, वापटा टाउन और अस्करी 10, उस्मानिया कॉलोनी, रॉयल पार्क, जल्लो मोड़, मनावा और बाटापुर शामिल हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शुएब हाशमी से। जी शुएब हाशमी, आगाह कीजिएगा कि कुछ इलाकों को सील करने का कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से लाहौर के जो हॉट स्पॉट इलाके हैं उन्हें सील करने के लिए हदायत जो है वो पहले ही दी जा चुकी थी और गुज़िश्ता रात 12 बजे जो है लाहौर के 21 इलाकों की 61 गलियां और मोहल्ले जो है वो सील कर दिए गए हैं। जो सील किए गए इलाके हैं इनमें क्रीम पार्क के ब्लॉक नंबर 2, 3, 4 और अमीन पार्क की गली नंबर 1 को बंद कर दिया गया है, जबकि ताजपुरा की गली नंबर 4 और निजामाबाद ब्लॉक की गली नंबर 1 को सील किया गया है। इसी तरह से ताजपुरा शाह आलम कॉलोनी की गली नंबर 2 जबकि अली मोहम्मद पार्क की गली नंबर 3 भी बंद कर दी गई है, जबकि जौहर टाउन के ब्लॉक बी, F2, J2 और ब्लॉक G3 को बंद कर दिया गया है। इसी तरह केनाल व्यू सोसाइटी के ब्लॉक बी जबकि वापडा टाउन के ब्लॉक F2 को सील कर दिया गया है, जबकि हुकूमत की जानिब से हदायत के बाद गुलबर्ग का इलाका जो है वो भी आधा सील किया गया है, जबकि गुलबर्ग ए का ब्लॉक नंबर 3 जबकि बुंदू खान स्वीट था मस्जिद तलहा तक जो है रोड उसे बंद कर दिए गए हैं, जबकि गुलबर्ग में नदीम टिके से लेके तारिक कबाड़िया तक के इलाके जो हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया गया है। इसी तरह गुलबर्ग के जो इलाके हैं इनके बी ब्लॉक, B2 और B1 ब्लॉक जो हैं ये मुकम्मल तौर पर सील किए गए हैं। इसके अलावा ब्लॉक B3 जो है इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि शादबाग की गली नंबर 2 जबकि बेगम कोट शमा कॉलोनी की गली नंबर 4 को सील किया गया है। इसी तरह से बारादरी मासूम शाह रोड की गली नंबर 2 भी मुकम्मल तौर पर सील की गई है, जबकि DHA फेज 1 और फेज 5 के तमाम सेक्टर्स को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद किया गया है। इसी तरह अस्करी 10 को मुकम्मल तौर पर और कैवेलरी ग्राउंड के शिराज विलास को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है, जबकि गुलिस्तान कॉलोनी की गली नंबर 5, 8, 9, 11, 13, 15, 26 और 27 को भी बंद कर दिया गया है, जबकि जनरल हॉस्पिटल के पीछे का जो इलाका है कायदे मिल्लत कॉलोनी, कच्चा जेल रोड इन्हें भी सील कर दिया गया है, जबकि गौसिया कॉलोनी, अलहमद कॉलोनी और तारक कॉलोनी को भी आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि सराजपुरा और बलाल कॉलोनी जबकि वो भी बंद कर दिया गया है। इसी तरह जल्लो मोड़, धोबी मोहल्ला और बाटापुर का इलाका जो है वो भी सील किया गया है। इलाकों को तो सील किया गया है, लेकिन ये बताइएगा कि जिन इलाकों को सील किया गया है क्या कोरोना से बचाव के लिए जो SOPs तय किए गए हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवा रही है हुकूमत? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह हुक्मनामा सादर किया गया है। जो मुतलका महकमे हैं, जो मुतलका महकमों के अफसरान हैं, उन्हें ये हदायत की गई है कि इन इलाकों में लॉकडाउन पर के हवाले से जो SOPs दिए गए थे इन पर मुकम्मल तौर पर जो है वो सख्ती के साथ अमल दरामद करवाया जाए। आपको मैं बताता चलूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन जिशान अंसर ने कई इलाकों का दौरा किया है और इन इलाकों में उन्होंने तमाम मामलात जो हैं वो चेक किए हैं, जबकि गुलबर्ग टाउन, ग्रीन टाउन और कैवेलरी ग्राउंड के दौरों के दौरान उन्हें 2 से 3 जो रास्ते ऐसे थे जो कि इन इलाकों में दाखिल हो सकते थे उन्हें सील नहीं किया गया था, तो उन्होंने अपनी निगरानी में वहां जाकर इन इलाकों को जो है उसके 3 जो दाखिला पॉइंट्स थे उन्हें सील किया है। तो अफसरान जो हैं वो भी इस वक्त जो सील किए गए इलाके हैं उनके विजिट कर रहे हैं और इंतजाम को देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ पुलिस और मुतलका जो दूसरे इदारे हैं उन्हें हदायत की गई है कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं और इन इलाकों में आमदोरफ्त जो है वो बिल्कुल खत्म कर दी जाए। सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में जो इलाके हॉट स्पॉट इलाकों जिनको सील किया गया है, इमरजेंसी की सूरत में शहरी वहां से बाहर आ सकते हैं अव्वल वहां पे जाने, और इन इलाकों में आने के लिए तो जो अजीज कारम है लोगों के या बाकी को लोग हैं हर तरह से उन्हें मना कर दिया गया है। और इन इलाकों में जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनके कवायद जो हैं वो भी इकट्ठे कर लिए गए हैं और उन्हें ये भी कह दिया गया है कि वो गैर जरूरी जो है नकलो हमद जो है अपनी उसको बिल्कुल खत्म कर दें और इन इलाकों में दफा 144 नाफिज कर दी है। ताहम इन इलाकों में आपको बताता चलूं कि खाने पीने की अशिया, मेडिकल स्टोर, दूध दही की दुकानें, सब्जी और गोश्त की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूध दही की दुकानें खुली रहेंगी
और बिला जरूरत घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। 144 भी नाफिज कर दी गई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलेंगे एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए भी लोगों को बारहा कहा जा रहा है। इन इलाकों को सील कर दिया गया है क्योंकि इन इलाकों में कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा थे, इस वजह से वहां पर सख्ती कर दी गई है। एसओपीज के हवाले से भी वहां पर सख्ती कर दी गई है और पूरे पाकिस्तान में एसओपीज को अमल करने पर और एसओपीज की खिलाफवर्जी पर एक्शन लिया जाएगा। अब बात करते हैं कराची के हवाले से। कराची में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए 3 अजला में लॉकडाउन की तजवीज दे दी गई है। जिला कोरंगी, मलीर और गरबी के जिलाई हेल्थ अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिखकर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी है। कोरंगी के जिलाई हेल्थ अफसर के खत में कहा गया है कि कोरंगी 2.5 नंबर, 1.5 नंबर और 4 नंबर मेहरान टाउन में केसेस ज़्यादा हैं। अब तक इन इलाकों में 2400 से ज़ायद अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। कोरंगी में शमसी सोसाइटी, सादत कॉलोनी, मर्दान चौक और शाह फैसल नंबर 2 में भी केसेस बढ़ चुके हैं। मलीर के जिले अफसर के खत में बताया गया है कि मलीर, खोखरा पार, काला बोर्ड, UC9, UC11, लांडी और दीगर इलाकों में भी केसेस ज्यादा हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत पेशावर के बाद सवात और एबटाबाद के मुतासरा इलाके सील कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज कर दिया गया। पेशावर में 4 इलाकों को सील कर दिया गया है। इन इलाकों में अशरफिया कॉलोनी, चन्नार रोड, यूनिवर्सिटी टाउन, दानिशाबाद, सेक्टर E2 फेज 1, हयाताबाद भी शामिल हैं। एबटाबाद में जिला इंतजामिया की जानिब से 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। सवात की 11 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत 11 इलाकों को सील करने के अहकाम जारी किए गए। गोटकी में भी इब्तदाई तौर पर 4 इलाकों को सील कर दिया गया। सील इलाकों में आम अफराद का दाखिला मना है। मुतासरा इलाकों की मसाजिद में भी 5 अफराद SOPs के तहत नमाज अदा कर सकेंगे। खिलाफवर्जी करने पर दफा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि डेक्सामेथॉन कोरोना वायरस के खिलाफ पहला इलाज है। बरतानिया में डेक्सामेथॉन से नताइज मस्बत आए। पाकिस्तान में एक्सपर्ट कमेटी डेक्सामेथॉन दवा के इस्तेमाल पर गौर करेगी। दवा के इस्तेमाल से कोरोना वायरस की अमवात में कमी वाक़ होगी। WHO ने भी डेक्सामेथॉन को कोरोना मरीजों के लिए अहम पेशरफ्त करार दे दिया है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि बरतानिया में डेक्सामेथाजोन से नताइज मुस्बत आए हैं। इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना वायरस से अमवात में कमी वाक़ होगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि डेक्सामेथाजोन को कोरोना वायरस के खिलाफ पहला इलाज है। पाकिस्तान में माहिरीन की कमेटी डेक्सामेथाजोन के इस्तेमाल पर गौर करेगी। WHO ने कोरोना के इलाज में ऐसे अहम पेशरफ्त करार दे दिया है। WHO ने कोरोना मरीजों के लिए डेक्सामेथाजोन को खुशाइंद भी कहा है। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल के बारे में आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में रिकॉर्ड 136 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 2975 हो गई। 5839 अफराद में वायरस की तशखीस से तादाद 1,54,760 हो चुकी। अब तक सेहतियाब होने वालों की तादाद 58,437 हो गई। पाकिस्तान में SOPs की खिलाफ वर्जी गले का फंदा बन गई। 24 घंटों में मजीद 136 मरीज इंतकाल कर गए, जो अब तक की एक रोज में रिकॉर्ड अमवात हैं। सिंध में 886, पंजाब में 1149, खैबर पख्तूनख्वा में 731, बलूचिस्तान में 89, गिलगित बल्दिस्तान में 17, आज़ाद कश्मीर में 13 और इस्लामाबाद में 90 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 5849 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मरीजों की तादाद 1,54,760 हो गई। पंजाब में 58,249, सिंध में 57,868, खैबर पख्तूनख्वा में 19,107, बलूचिस्तान में 8,437, गिलगित बल्दिस्तान में 1,164, इस्लामाबाद में 9,242, आज़ाद कश्मीर में 703 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकों की तादाद 4,41,000 हो गई है।
मरीजों की तादाद 81,45,000 तक जा पहुंची। 42,55,000 मरीज सेहतयाब भी हुए। कोरोना वायरस दुनिया भर में 4,40,000 जिंदगियां निगल चुका। मरीजों की तादाद 81,45,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 1,19,132, बरतानिया में 41,969, इटली में 34,405, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,547, जर्मनी में 8,910, ब्राजील में 45,540 अफराद हलाक हैं। कनाडा में 8,213, रूस में 7,284, भारत में 11,921, तुर्की में 4,842, ईरान में 9,065, अफगानिस्तान में 491 और सऊदी अरब में 1,052 अमवात हो गई। मोटरवे पुलिस सेंट्रल का कौमी शाहराह पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। तर्जुमान के मुताबिक कौमी शाहराह पर सेंट्रल जोन में ऑपरेशन जारी है। खान बेला और रहीम यार खान के करीब ऑपरेशन में तमाम तजावुजात खत्म कर दिए गए हैं। शाहराह पर तजावुजात हादसात और ट्रैफिक की रवानी में रुकावट हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मोटरवे पुलिस सेंटर का कौमी शाहराह पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। तर्जुमान के मुताबिक कौमी शाहराह पर सेंट्रल जोन में ऑपरेशन जारी है, जहां खान बेला और रहीम यार खान के करीब ऑपरेशन में तमाम तजावुजात खत्म कर दी गई हैं। शाहराह पर तजावुजात हादसात और ट्रैफिक की रवानी में रुकावट थी। कौमी शाहराह पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में मोटरवे पुलिस बिला तफरीक ये जारी रखेगी। आपको बताएं कि मोटरवे पुलिस सेंट्रल ने तजावुजात शुरू कर दी हैं और आपको बताएं कि तजावुजात के खिलाफ ये ऑपरेशन है। तर्जुमान के मुताबिक कौमी शाहराह पर सेंट्रल जोन में ऑपरेशन जारी है, जहां खान बेला और रहीम यार खान के करीब ऑपरेशन में तमाम तजावुजात खत्म कर दी गई हैं। आम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं कि मोटरवे पुलिस की तरफ से सेंट्रल का कौमी शाहराह पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। तर्जुमान के मुताबिक कौमी शाहराह पर सेंट्रल जोन में ऑपरेशन जारी है। खान बेला और रहीम यार खान के करीब ऑपरेशन में तमाम तजावुजात ख़त्म कर दी गई हैं। शाहराह पर तजावुजात हादसात और ट्रैफिक की रवानी में रुकावट थी। कौमी शाहराह पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में मोटरवे पुलिस बिला तफरीक जारी रखेगी। मुज़र सेहत नाकस रेडी टू ईट एशिया तैयार करने वाली फैक्ट्री पर फूड अथॉरिटी का छापा। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक ज़ायदुल मयाद अज्जा के इस्तेमाल पर चुंग में सलवा फूड्स प्रोडक्शन यूनिट को सील कर दिया गया है। छापे के दौरान 3,000 किलो वेब टॉपिंग और 1,280 लीटर ऑयल, 600 किलो चिली पेस्ट, 200 किलो कोट फीट और 200 कार्टन माइव और 100 कार्टन चिली कारगिल सास और 75 कार्टन जैम और चॉकलेट बरामद हुई। मुज़र सेहत कुछ चीज़ों को सील कर दिया गया है और फैक्ट्रीज को भी सील कर दिया गया है। फूड अथॉरिटी की जानिब से छापा मारा गया था, जहां मुज़र सेहत चीज़ें बरामद होने पर उन फैक्ट्रीज को सील कर दिया गया। मुज़र सेहत नाकस रेडी टू ईट एशिया तैयारी करने पर फैक्ट्री फूड अथॉरिटी का छापा। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक ज़ायदुल मयाद अज्जा का इस्तेमाल पर चुंग में सलवा फूड्स प्रोडक्शन यूनिट को सील कर दिया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी। जी शुएब हाशमी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से शहर में गैर मेयारी और मुज़र सेहत अशिया तैयार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो जारी है। ताज़ा तरीन कार्रवाई में मुज़र सेहत नाकस रेडी टू ईट अशिया तैयार करने वाली फैक्ट्री पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से छापा मारा गया है और ज़ायदुल मयाद अज्जा के इस्तेमाल पर चुंग में सलवा फूड प्रोडक्शन यूनिट को सील कर दिया गया है। जबकि फूड अथॉरिटी ने इस प्रोडक्शन यूनिट से 3,000 किलो वेब टॉपिंग, 1280 लीटर ऑयल, 600 किलो चिली पेस्ट, जबकि 200 किलो कोट फेट, जबकि 200 कार्टन मायो, 100 कार्टन चिली गार्लिक सॉस, 75 कार्टन जैम और चॉकलेट्स बरामद कर ली हैं। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक ज़ायदुल मयाद फ्लेवर्स, खुले और मुज़र सेहत रंगों और केमिकल्स के इस्तेमाल इस फैक्ट्री में किया जा रहा था, जबकि इंतहाई नाकस स्टोरेज और ज़ायदुल मयाद खाम माल का इस्तेमाल जो है वो खाने पीने की अशिया में किया जा रहा था, जिसके बायस यहाँ पर छापा मारा गया और फैक्ट्री को सील किया गया। आपको मजीद बताता चलूं कि गंदे और बदबूदार माहौल और नीले ड्रमों का इस्तेमाल जो है वो भी इस फैक्ट्री में किया जा रहा था, जबकि फूड अथॉरिटी की जानिब से ये हदायत है कि नीले ड्रम जो है खाने पीने की अशिया तैयार करने के जो
चीजें हैं वो इसमें नीले ड्रमों में का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस बिना पर यहाँ पर छापा मारकर फैक्ट्री को सील किया गया है। इससे कबल जो है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से इस फैक्ट्री को पहले भी जो है वो नोटिस दिया गया था, लेकिन इस फैक्ट्री में नोटिस को जो है बिल्कुल शोएब हाशमी, आप कह रहे हैं कि इससे पहले भी नोटिस दिया जा चुका है फैक्ट्री को, तो क्या मालिकान के खिलाफ कोई कार्रवाई पहले भी अमल में नहीं लाई गई और अब भी अमल में नहीं लाई गई? जी, इन मालकान को जो है जब पहले नोटिस दिया गया था तो उसके बाद जो है वो कार्रवाई जो है नहीं की गई और इन्हें कहा गया था और इनकी जानिब से बाकायदा तौर पर रिटर्न जो है वो फूड अथॉरिटी को जमा करवाया गया था कि वो आइंदा SOPs का ख्याल रखेंगे और मुज़र सेहत अशिया जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबकि खाम माल जो है वो भी अच्छा इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे नाकस अशिया जो है वो इस्तेमाल की जा रही थी, जिस बिना पर फूड अथॉरिटी ने आज जो है यहाँ पे छापा मारा है और फैक्ट्री को सील कर दिया है। ताहम फैक्ट्री जब सील की गई है, इस दौरान जो फैक्ट्री के मालकान थे वो फैक्ट्री से फरार हो चुके थे। ताहम उनका रिकॉर्ड जो है वो कब्जे में लेकर मजीद कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया शोएब हाशमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुज़र सेहत अशिया को और इस तरह की चीज़ें तैयार करने पर, चॉकलेट्स और पेस्ट वगैरह तैयार करने पर फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और फूड अथॉरिटी की जानिब से ये छापा मारा गया। इससे पहले भी इस फैक्ट्री के मालिकान को एक बार डेडलाइन दी जा चुकी थी, लेकिन फैक्ट्री मालिकान ने इस पर कोई काम नहीं किया और दोबारा से इस फैक्ट्री पर छापा मार के फूड अथॉरिटी ने इस फैक्ट्री को सील कर दिया, जबकि मालिकान फरार हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का नए माली साल 2020-21 के लिए टैक्स फ्री बजट आज पेश किया जाएगा, जिसका मजमूई हुजम 1220 अरब रुपए तक होने का इम्कान है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह आइंदा माली साल का बजट सिंध असम्बली के ऑनलाइन सेशन में पेश करेंगे। नए माली साल के बजट में रवां साल के मुकाबले में तरक्याती बजट 58 अरब रुपए कमी के साथ 170 अरब रुपए रखा गया है, जिसमें जिलाई तरक्याती बजट की मद में 15 अरब रुपए शामिल है। महकमा सेहत के तरक्याती बजट में 10 अरब रुपए का इजाफा भी किया गया है और तालीमी शोबों के तरक्याती बजट के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिंध असम्बली की जानिब से आज बजट पेश किया जाना है। सिंध हुकूमत ने नए माली साल 2020-21 के लिए नए टैक्स फ्री बजट आज पेश करना है, जिसका मजमूई हजम 1220 अरब रुपए तक का होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आइंदा माली साल का बजट सिंध असम्बली की ऑनलाइन सेशन में पेश करेंगे। नए माली साल के बजट में रवां साल के मुकाबले में तरक्याती बजट 58 अरब रुपए कमी के साथ 170 अरब रुपए रखा जाएगा, जिसमें जिला तरक्याती बजट की मद में 15 अरब रुपए शामिल है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे मलिक मुनव्वर जी। मलिक मुनव्वर, आगाह कीजिएगा, आज बजट पेश किया जाना है। जी, आज सूबा सिंध का सूबाई बजट जो है माली साल 2020-21 का बजट सिंध असम्बली के सेशन में आज पेश किया जाएगा और ये बजट वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह पेश करेंगे, चूँकि वजारत खजाना का कलमदान भी उनके पास है, तो वज़ीर मुराद अली शाह ये बजट पेश करेंगे। इस बजट से कबल जो है अब सूबाई कबीना का इजलास हुआ है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में, जिसमें सूबाई कबीना के अरकान के अलावा मुतलका महकमों के जो सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी शिरकत की थी और सेक्रेटरी ने वज़ीर आला को इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी थी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सूबाई कबीना ने 1224 अरब रुपए के बजट की जो है वो मंजूरी दे दी है। सबसे खुशखबरी की बात यह है कि इसमें सरकारी जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह में इजाफे का भी फैसला किया गया है, जिसमें ग्रेड 1 से लेकर 16 तक में 10% इजाफे का फैसला किया गया है, जबकि ग्रेड 16 से 19 तक के 5% इजाफे का फैसला किया गया है। ताहम ये टैक्स फ्री बजट होगा जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, जबकि सेहत के लिए 110 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जबकि तालीम के लिए 190 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है। ताहम ये तरक्याती बजट में भी इसमें कटौती की गई, 25 से 30% जो है वो कटौती का इम्कान जाहिर किया गया है। ताहम सूबाई कबीना का इजलास खत्म हो चुका है। 2 बजे सिंध असम्बली का सेशन होना है, जिसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद मलिक मुनव्वर, ये भी बताइएगा कि तरक्याती बजट कम किया गया है, तो क्या सेहत के हवाले से बजट बढ़ाया गया है? जी, मैं क्वेश्चन नहीं सुन सका, प्लीज बात। मलिक मुनव्वर, ये बताइएगा कि तरक्याती बजट में कटौती की गई है, तो क्या सेहत के हवाले से बजट को भी बढ़ाया गया है? जी बिल्कुल, इसमें सेहत के हवाले से मैंने बताया कि बजट जो है उसमें इजाफा किया गया है। ताहम तरक्याती बजट में कटौती जरूर की गई है, मगर तालीम और सेहत, खास तौर पर सेहत के हवाले से कोरोना वायरस के हवाले से सूरत चली हुई है, उस बारे में जो है उसमें सेहत में इजाफा किया गया है और इस पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से जो है ये 1224 अरब रुपए का ये टैक्स फ्री बजट जो है वो कहा जा रहा है। मगर
जहां वफाकी हुकूमत और दीगर सूबों ने जो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा नहीं किया, मगर सिंध कबीना ने, सिंध हुकूमत ने जो है अपने सूबाई कबीने के इजलास में वजीर आला सिंध के सामने ये तमाम तर जो सूरत सामने रखी थी और उनको ये मैंडेट दिया कि वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करें। मलिक मुनव्वर, ये भी बताइएगा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, कितने फीसद इजाफा कर दिया गया है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, और क्या पेंशन भी जो है वो भी बढ़ाई गई हैं? अभी इस बारे में पूरी तफसील जो है वो सामने आ रही है और मैंने बताया कि ग्रेड 1 से लेकर 16 तक में 10% इजाफे का फैसला किया गया है, जबकि ग्रेड 16 से 19 तक के जो सरकारी मुलाजमिन में 5% इजाफे का फैसला किया गया है। ताम वजीर आला सिंध अब कुछ देर बाद जो है सिंध असम्बली के इजलास में ये बजट पेश करेंगे और इस सिलसिले में तमाम तर जो इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि अराकीन को और जो है वो सोशल डिस्टेंस के हवाले जिनको बदौबी के ऑनलाइन तमाम तर सूरत होगी, क्योंकि 25 ऐसे अरकान भी है जिनको कोरोना वायरस हो चुका है, वो इस बजट इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा पासेस जो भी मीडिया के उनको भी महदूद तौर पर जो है वो जारी किया गया है और सिंध असम्बली की बिल्डिंग के एतराब में जो सिक्योरिटी के इंतजाम है उनको इंतहाई सख्त रखा गया है और इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये सूबाई बजट है जो कि सिंध के माली साल 2020। मलिक मुनव्वर हुसैन, ये बताइएगा कि सिंध का जो बजट है वो सर्वे रिपोर्ट तो आ चुकी है, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से ओपोजिशन है, क्या इतराजात उठाए गए? जी, इसमें जो है जो तहरीक इंसाफ के इतराजात सामने तो पहले भी आते रहे हैं, मगर उनका है कि सिर्फ ये अल्फाजों का गोरा धंधा है और सिंध हुकूमत ने सेहत के हवाले से पहले भी इतनी रकम रखती रही है, मगर अस्पतालों की जो सूरत हाल है वो इंतहाई नाकिस है। जिस जगह पे जाए ना कोई दवाई मिलती है, ना बेड होते हैं, ना ही कोई मामलात होते हैं। तो अपोजिशन की जो अपोजिशन लीडर है फिरदौस शमीम नकवी, उन्होंने की तरफ से और दीगर अरकान की तरफ से इस हवाले से जो है वो काफी तनकीदी तौर पर जो है वो इसको देखा जा रहा है। तामा बजट जैसे पेश होगा तो सूबाई असम्बली के अंदर जो है जो अपोजिशन अरकान उन्होंने अपनी हिकमत अमली जो है वो भी अपना ली है। ताम जैसे ये बजट पेश होगा तो वो इसके बारे में अपना लाएअमल का ऐलान करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बजट पेश किया जाना है जिसमें तरक्याती बजट के हवाले से आपको बताएं कि उसमें कटौती कर दी गई है, जबकि सेहत और तालीम पर खास जोर दिया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि तनख्वाहों में इजाफे का भी बताया जा रहा है कि 10% इजाफा कर दिया जाएगा, जो कि पेंशन के हवाले से अभी तक कोई भी तफसीलात सामने नहीं आ सकी हैं। जबकि पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से जब बजट पेश किया गया था तो उसमें तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया था, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों में इजाफे का भी जो है वो नोटिफिकेशन सामने आने का जो मामला है वो ज़ेर गौर है। आपको बताएं कि 10% इजाफा करने का मामला जो है वो ज़ेर गौर है अब तक। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया है। कहते हैं फरवरी में कोरोना के खतरात से आगाह कर दिया था, हम माहिरीन के राय पर लॉकडाउन की बात कर रहे थे। लॉकडाउन ईद तक जारी रहता तो महफूज रहा जा सकता था। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि 2000 डॉक्टर और तिब्बी अमला कोरोना से मुतासिर हो चुका है। बताया जाए फ्रंट लाइन पर मुकाबला करने वालों को क्या रिस्क अलाउंस दिया गया है। बताया जाए किसने कहा था कि कोरोना सिर्फ फ्लू है, ये जानलेवा नहीं है। कौन लॉकडाउन के हवाले से कंफ्यूज था। Pakistan. How dare you blame the people of Pakistan for your criminal negligence, for your failure to lead, for your incompetence. और फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जाहिल है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के अवाम इनको दिखाएंगे, इलेक्शंस में बताएंगे। हम उम्मीद कर रहे थे जनाब स्पीकर कि ये पैंडेमिक बजट होगा और पीटीआई ने हर वो फैसला का मुखालफत किया, हर वो कदम का मुखालफत किया जो इस वायरस के फैलाव को रोक सकते थे। They opposed every measure to slow the spread. They opposed every measure to control the number of cases. They opposed every measure that could have brought down the number of deaths, reduced our mortality rate, reduced the number of hospitalizations. The federal government just opposed.
Not just the Sindh government, but the provincial governments, their own provincial governments. This is all a matter of record. और अब जब आपके ये फैसलों की वजह से आपने कोरोना वायरस को जबरदस्ती अब फैलाया है, आपके बजट में जब आप जानते हो कि ज्यादा मरीज होंगे, ज्यादा अमवात होंगे, ज्यादा केसेस होंगे, ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस होंगे, तो क्या तैयारी है? हमने अपना बजट में, हमारा जो हेल्थ बजट है, क्या हमने इसको ड्रास्टिकली तारीखी तौर पे हेल्थ बजट में इजाफा किया है? क्या हमने काफी पैसा अलग रखा है ताकि हम अपना सूबाई हुकूमतें को, उनके हेल्थ डिपार्टमेंट्स को कोरोना पैकेज दे सके ताकि वो इस वबा का मुकाबला कर सके? कोई शक नहीं कि लाहौर में कोरोना वायरस मुल्क भर में तेजी से फैल रहा है, लेकिन अमवात में रोज बरोज इजाफे की कोरोना के अलावा भी कुछ वजूहात हैं। देखते हैं शिराज निसार की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस मुल्क भर में तेजी से फैल रहा है। सरकारी व निजी अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई है। टीवी टुडे के जेर एहतमाम एक सर्वे के दौरान अमवात में इजाफे की कोरोना के अलावा भी कुछ वजूहात सामने आई हैं। हेपेटाइटिस सी, दमा, गुर्दे और दिल की आर्जा में मुब्तला ऐसे मरीज जिनका सांस उखड़ रहा हो, उसे लाहौर के किसी सरकारी व प्राइवेट अस्पताल में जगह न मिल रही है। डॉक्टर्स भी कोरोना की वजह से खौफजदा हैं। सरकारी अस्पतालों की OPDs बराए नाम चल रही हैं। हम हर बंदा जो आता है उसको कहते हैं मास्क पहने, अपनी सेफ्टी करें, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, जो नहीं मानते वो फिर बीमार हो जाते हैं। याद करें, अंदर ना जाएं, ठीक है। ज़्यादा अगर पेशेंट होते हैं, पेशेंट के साथ ज़्यादा बंदे ना जाएं, वो आपकी जो है ना, वो बचत की बात है। आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी एहतियात खुद करें, मास्क के बगैर घर से बाहर ना निकलें, मज़ीद बल्कि निकले ही ना, अपने घरों में रहें, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है कोरोना से बचने की, लिहाजा एहतियात ज़रूरी है। किरण बीबी ने बताया कि उसके खामंद शफकत के फेफड़ों में मसला होने की वजह से 3 बार कोरोना टेस्ट करवाया गया जो नेगेटिव आया, लेकिन सांस उखड़ने की वजह से लाहौर के किसी सरकारी व प्राइवेट अस्पताल ने दाखिल न किया और आखिरकार शफकत अपने खाल के हकीकी से जा मिला। किसी भी हॉस्पिटल वालों ने नहीं रखा, उन्होंने बोला कि हमारे पास बेड ही नहीं है और वेंटिलेटर मौजूद ही नहीं है। यहाँ ये बात भी सामने आई है कि खासकर प्राइवेट अस्पताल किसी भी कोरोना या सांस उखड़े मरीज को दाखिल करने के लिए 10 से 20 लाख रुपए एडवांस मांग रहे हैं और जो पैसे जमा करवा देता है उसे दाखिल कर लिया जाता है और जिसके पास इतने पैसे नहीं उसे ये कहकर टाल दिया जाता है कि हमारे पास बेड मौजूद नहीं। कोरोना वायरस पाकिस्तान में खतरनाक हद तक तेजी से फैलता जा रहा है। हमें इस बारे में सोचना होगा कि कोरोना वायरस का वाहिद इलाज जो पूरी दुनिया में सामने आया है वो सिर्फ परहेज है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इसको संजीदा अभी तक भी नहीं लिया जा रहा। पिछले 24 घंटों में 7000 केस पाकिस्तान में आ चुके हैं जो खतरनाक हद तक फैल चुका है। कैमरामैन नई मेहनत के साथ शिराज निसार, टीवी टुडे, लाहौर। शिराज निसार की रिपोर्ट आप दे चुके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मरहलावार इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल करने का ऐलान करते हुए मुतल्लिका हुकाम को एक्शन प्लान तरतीब देने की हिदायत जारी कर दी है। कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान अपने हम वतन बहन भाइयों की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली का मामला ज़ेर बहस आया। मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खोलने का मुतालबा करते हुए कहा कि फ़्लाइट्स की बंदिश से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2 लाख से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तान मुलाजमीन से महरूम हो चुके हैं और काबीना ने इब्तदाई तौर पर अरब ममालिक के लिए बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल करने का भी फैसला किया है। सबसे पहले बेरोज़गार होने वाले मजदूर और मेहनत कशों को वतन वापस लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे दिल के करीब हैं, मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। कोरोना वबा के बायस लाखों पाकिस्तानी रोज़गार से महरूम हुए, जिसका दुख है। हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात का भी अंदाज़ा है। जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने अहलिया का मौक़िफ़ अदालत में पेश करने की पेशकश कर दी। जस्टिस काजी फ़ायद ईसा का कहना है कि अहलिया वीडियो लिंक के जरिए मौक़िफ़ पेश करना चाहती है। अहलिया कहती है वो FBR को कुछ नहीं बताएंगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के लिए कार्रवाई रुकवाने के लिए दरख्वास्त की समाअत हुई है। हुकूमती वकील फ़रोग नसीम ने कहा है कि अदालत ने एक सवाल पर सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत की। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं उन्हें अदलिया का बड़ा एहतराम है, मामला FBR को भेजने पर कोई एतराज नहीं। फ़रोग नसीम ने कहा कि अदालत को बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लंदन में एक प्रॉपर्टी भी निकले तो जब्त कर लें।
प्रॉपर्टी जब्त करके पैसा कौमी खजाने में डाल दें, जिस पर जस्टिस अता बंदयाल ने कहा कि अदालत ने इसका जवाब जायजा नहीं लिया। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि जज ने नहीं, ये जायदादें वजीर आजम की हैं। दौरान समाअत काजी फायज ईसा खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और कहा, बहैसियत दरख्वास्त गुजार जाती हैसियत में पेश हो रहा हूं, अगर कुछ गलत कहा तो मेरे खिलाफ इज्जत का दावा कर दें। चेयरमैन सीपैक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि बाज अनासर सीपैक की रफ्तार कम होने का गलत तासुर दे रहे हैं। सीपैक मंसूबों पर काम की रफ्तार को मजीद बढ़ा दिया गया है। सीपैक के दूसरे मरहले के लिए काम मुकम्मल कर लिया गया है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा, सीपैक मंसूबों पर काम की रफ्तार को हाल ही में मजीद बढ़ाया गया है। जल्द ही 7.2 अरब डॉलर के ML1 मंसूबे का आगाज होगा। 2 हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स में 3.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। SMS और ज़राअत की शोबों के मंसूबे में काम की रफ्तार भी बढ़ाई गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सूबे को करप्शन फ्री बनाने के लिए पुरअज़्म एंटी करप्शन पंजाब की कब्जा माफिया और करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। 6 माह के दौरान 1 अरब 40 करोड़ रुपए मालियत की 1400 केनाल अराजी वागुजार। वज़ीर आला का कहना है कि करप्शन के नासूर का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर एंटी करप्शन पंजाब ने सूबा भर में कब्जा माफिया और करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करते हुए 6 माह के दौरान 1 अरब 40 करोड़ रुपए मालियत के तकरीबन 1400 केनाल अराजी वागुजार करवा ली है। जबकि महकमा एंटी करप्शन पंजाब की मोबाइल ऐप पर 6 माह के दौरान 2809 शिकायत मौसूल हुई, 140 इंक्वायरीज शुरू की गई, 17 लाख रुपए की कैश रिकवरी भी की गई। उस्मान बुज़दार ने कहा कि मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत पर कार्रवाई के मस्बत नज़ायत सामने आ रहे हैं। शहरी अपनी हिफाजत के लिए शिकायत के अंदराज के लिए मोबाइल ऐप इस्तेमाल करें। पंजाब में करप्शन के खिलाफ नो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी। करप्शन के नासूर का खात्मा हमारी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। तो दूसरी जानिब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफारत खाने के घेराव और चीनी अफवाज पर हमले पर भारत की शदीद मजम्मत की। कहते हैं, चीन की अमन पसंद इज्तिमाई खुशहाली की पॉलिसी से भारत हसद की आग में जल रहा है। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा कि दुनिया कोरोना वबा से लड़ रही है और भारत पर जंग का जुनून सवार है। चीनी फौज पर भारतीय हमला इंतहाई काबिल मुजम्मत और खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की मजमूम साजिश है। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल खामोश तमाशाई ना बने, बल्कि भारतीय जंगी जुनून रोकने के लिए किरदार भी अदा करे। पाकिस्तान के अवाम चीन की हिमायत करते हैं और हर भारतीय जारियत के खिलाफ चीन के अवाम के साथ हैं। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन का घेराव और सिफारती हमले को धमकाना कम ज़र्फ सोच का इजहार है। नरेंद्र मोदी हमसायों के साथ नहीं, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ें और खित्ते के अमन को तबाह ना करें। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मोदी की हिंदुत्वा सरकार को चीन से मुंह की खाना पड़ी। भारत ने कुव्वत दिखाई तो पहले उनकी सिर्फ जिस्मानी पिटाई की गई, अब भारतीय फौज की 20 के करीब अमवात हो चुकी हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत चीन के साथ मुतनाज़ इलाके में सड़कें बना रहा था, लेकिन चीन ने मामले को पुरअमन तौर पर हल करने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने कहा, भारत ने कुव्वत दिखाई तो पहले उनकी सिर्फ जिस्मानी पिटाई की गई, अब भारतीय फौज के 20 के करीब फौजी मारे जा चुके, ये तादाद बढ़ भी सकती है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मोदी की हिंदुत्वा सरकार की कार्रवाई सबके सामने है, उन्हें मुंह की खाना पड़ी है। लद्दाख में चीनी फौज ने भारतीय कागजी सुरमाओं को धूल चटा दी है। झड़प में भारतीय कर्नल समेत 20 फौजी मारे गए। चीन ने झड़प का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। लद्दाख की वादी गलवान में सरहदी हदबंदी LAC पर दोनों जानब से फायरिंग हुई। फायरिंग से एक भारतीय कर्नल समेत 20 सिपाही भी मारे गए। चीन ने फौजी तसादुम का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना था कि भारतीय फौजियों ने 2 बार सरहदी खिलाफवर्जी की, चीनी फौजी एहलकारों पर हमला किया और इश्तियाल
इश्तियाल अंगेजी फैलाई, जिसके नतीजे में चीनी और भारतीय फौज में संगीन तसादुम हुआ। भारत ने फौजियों की हलाकत पर मुकम्मल खामोश इख्तियार कर रखी है। चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान का कहना है कि भारतीय फौजियों का ने अपना वादा तोड़ते हुए सरहदी और हदूद की खिलाफ वर्जी की और जानबूझकर इश्तियाल अंगेज हमलों का आगाज किया, जिसके नतीजे में शदीद झड़पें हुई और भारत को नुकसान बर्दाश्त भी करना पड़ा है। आपको बता रहे हैं लद्दाख में जो झड़प हुई है उसके बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं कि लद्दाख की वादी गलवान में सरहदी हदबंदी LAC पर दोनों जानिब से फायरिंग हुई। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार रिटायर्ड कर्नल फारूक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा, ये जो झड़प जारी है और चीन की तरफ से ये कहा गया है कि भारत इसका जिम्मेदार है। यकीनन भारत जिम्मेदार है, क्योंकि 2010 से जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्होंने ओबामा के विजिट के दौरान डिक्लेयर की थी, उसका मतलब क्या था जी। उसका मतलब ये था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का कि इस इलाके में यानी कि वो एक फ्रंटमैन का रोल अदा करेगा अमेरिका के लिए। जी बिल्कुल। जिस तरह मिडिल ईस्ट में इजराइल कर रहा है, इसी तरह भारत इस इलाके में करेगा। अब भारत की ये डिमांड थी कि चूंकि पाकिस्तान से उसको खतरा होता है, लिहाजा उसको इजाजत दी जाए कि पाकिस्तान में वो तखरीबकारी से खून बहाई कराए, और जंग मुसल्लत जो हम पर 10-12 साल की गई वो इसी की एक कड़ी थी, लेकिन उसमें भारत को बुरी तरह नाकामी हुई। अब ये था कि प्रोबेबली अब उसके लिए एक ईयर निकल भी नहीं सकता, जबकि वो कमिट कर चुका हुआ है। अब पाकिस्तान, अब जो दूसरे समुद्री इलाके हैं, समंदर हैं जो चाइना के गिर्द जी, उस तरफ भी खबर आई है कि अमेरिका ने अपने जो या खबर रिलीज की गई है कि अमेरिका ने अपने शिप्स जो हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और दूसरे जो बेड़े हैं, वो उस तरफ मूव कर दिए हैं। तो ये चाइना को एनसर्कल करने का उधर से और इधर से भारत को छेड़छाड़ करने का ये दिया मिला। भारत ने इन्हीं के बलबूते पर, इन्हीं के ईमा पर, शायद भारत ने इन्हीं के ईमा पर क्या किया कि इन्होंने अपना वो इलाके में जो उनका नहीं है, लद्दाख में जी, उस पर कब्जा कर लिया। अब इनका ख्याल था कि वो खाली पड़ा होता है, हालांकि चाइना का ये आइडिया तरीका है कि वो बॉर्डर पर बंदे खड़े करने की बजाय वो अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दूसरे जराए से अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी करता है। इस सिलसिले में इन्होंने अपनी एक सड़क भी बना ली, जो ऊपर जो एयरपोर्ट की बनी है, वहां से ओल्डी जिसको कहते हैं, वहां से लेके दौलत बेग से नीचे तक और लिंक करते हुए। अब क्या हुआ कि ये चीज जो थी, और उसने वहां पर जो ओल्डी दौलत बेग में था, एक बटालियन से कम होती थी वहां पर इनकी नफरी, जो कि कराकुरम पास जो है उससे सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है जी। वहां पर जब इन्होंने ब्रिगेड बढ़ा दिया और बाकी सड़क के ऊपर भी इन्होंने अपना वो फिंगर्स को ऑक्युपाई करना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर चाइना का माथा ठनका कि इस तरह नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद इनके लिए काफी स्पेस हो जाएगी कराकुरम हाईवे को भी इफेक्ट करने की और चाइना के इलाके भी करने की, ताकि चाइना की पूरी जो कोशिश है या एफर्ट है वो इधर हो और उधर से समंदर की तरफ से चाइना को कंटेन किया जाए। ये बड़ी गेम में भारत जब कूदा है तो इसने ये नहीं देखा कि इसकी अपनी इतनी औकात नहीं है। उधर सिक्किम तक, नीचे तक जो है इसको खतरा है अब, क्योंकि सिक्किम के अगर वहां से देखें तो वहां से वेस्ट बंगाल इनका काटा जा सकता है, चाइना काट सकता है, जहां से इनकी 7 रियासतें इंडिया की कट सकती हैं। इनको असला खतरा उधर से भी है। वहां पे उसकी जो 7 रियासतें आती है ना, मेघालय है, आसाम है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद इनका मणिपुर है, उसके बाद इनका त्रिपुरा है, उसके बाद इनका नागालैंड है। तो ये जो सारा का सारा रियासतें हैं, ये हिंदुस्तान से बिल्कुल अलग भी की जा सकती हैं। कर्नल साहब, ये भी खतरा है, अब इनको लेने के देने पड़ गए हैं। कर्नल साहब, लद्दाख की वादी जो गलवान में जो ये झड़प हुई है, तो उसमें फायरिंग हुई है, एक भारतीय कर्नल समेत 20 सिपाही भी उसके अंदर मारे गए हैं, ये अपडेट जो आई हैं, तो इस पे क्या टेंस क्या है, तशवीशनाक पाई जा क्या है, और इंडिया क्या भारत के ऊपर क्या रद्द अमल देने जा रहा है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, बात ये है
कि भारत इसको छुपा रहा है, बल्कि दुनिया का मीडिया इसको छुपा रहा है, क्योंकि मीडिया उसके कंट्रोल में है, अमेरिकन कंट्रोल में। असल बात यह है कि भारत को पहली दफा ही ये एहसास हो गया, इनका ख्याल था कि कोई एक आध पोस्ट ले लेंगे, लेकिन उसमें जितनी इनकी कल ढुकाई हो गई है वो मुमकिन नहीं है, इनको पता चल गया है। उन्होंने एक्चुअली क्या है कि वो जो सड़क इन्होंने बनाई है, जिसके बलबूते पर इन्होंने चलना था, उसके ऊपर जो हाइट्स हैं, पोस्टें, वो चाइनीज ने ऑक्युपाई कर ली हुई हैं। अब जब तक ये वो पोस्टें नहीं ले लेता इंडिया, इनकी पोजीशन दिफाई सही नहीं बनती, ये वो सड़क भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिहाजा इनको घुटने टेकने पड़ेंगे। और चाइना को इन्होंने जब कहा, जितनी दफा भी चाइना के साथ इनकी मुलाकात हुई है, ये सारा कुछ करते रहे, तो चाइना का एक ही जवाब है कि जो हो चुका वो हो चुका, इससे आगे बात करो, क्या करना चाहते हो। बाकी हमारा जो इलाका है कोई 50,000 मील का और है, किलोमीटर का, स्क्वायर किलोमीटर का, उसकी बात करो, इसकी बात छोड़ो। तो ये जो इस चीजें में अब जो फंसे हुए हैं, इंडिया के लिए अब इंशाल्लाह अफगानिस्तान में इनको जिल्लत उठानी पड़ी, इनको अपने घर के अंदर जो मामलात बढ़ने वाले हैं, काफी ऑलरेडी काफी तकलीफकारी चल रही है, और इधर से इनको मार पड़ रही है। हिंदुस्तान इस काबिल नहीं है कि कश्मीर को होल्ड कर सके, उधर से नागालैंड को होल्ड करे और फिर चाइना के साथ ये मुकाबला करे। कर्नल साहब, एक तरफ तो चाइना के साथ इनका मुकाबला चल रहा है, चाइना से इनके फौजी भी मारे जा रहे हैं और इतनी झड़प भी चल रही है, दूसरी जानब ये LOC पर खिलाफ वर्जी भी किए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ ये वाहिद मुल्क है जिसका किसी से भी ताल्लुकात हमसाय से ठीक नहीं है। कश्मीर में ये LOC से बाज नहीं आता हमें छेड़ने से, उधर लद्दाख से कर बैठा ये चाइना के साथ, उधर नेपाल वालों के साथ इलाके का झगड़ा है, नेपाल वालों ने भी अपना मूवमेंट शुरू कर दी है, उनके साथ भी इनका झगड़ा है। नेपाल को भी उन्होंने कुछ काबू किया हुआ है, सिक्किम में इन्होंने वैसे काबू किया हुआ था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में तो खैर काफी पीछे हट गए। अब ये जो है कौन सा इलाका है जहां पर इसका इन्होंने झगड़ा पैदा नहीं किया हुआ। ये अपने आप को अपने जरूरत से ज्यादा अपने आप को बढ़ा बैठे इन्होंने। दरअसल ये हाँ, एक बात सुन ले, ये जो बात करते हैं स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक, ठीक है जी, एक स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक करो दी स्ट्राइक, इन्होंने नाम सुना हुआ था, बिल्कुल वैसे जैसे शेर को भैंसे पर झपटते हुए देखकर, ठीक है, गीदड़ ने भी एफर्ट कर ली थी, इनकी वही मिसाल है। नहीं कर सकेंगे, ये मार खाएंगे अभी और। अच्छा, ये भी बताइएगा कर्नल साहब, ये एक तरफ LOC की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, दूसरी जानिब चीन से मुंह की खा रहे हैं, तीसरी जानिब ये जो अपना गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो कश्मीरियों पर भी निकाल रहे हैं। कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, घरों में कार्रवाइयां की जा रही हैं और किस तरह से बेहुरमती की जा रही है, चादर चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया जा रहा है। देखिए, दो चीजें इसमें जो है ना, कश्मीर में ज्यादती करना और यहाँ पर छेड़छाड़ हमारे साथ करना जी, इन दोनों चीजों का मकसद है कि पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाया जाए कि कोई वो ऐसा कदम करे जहां पर ये शोर मचाएं कि पाकिस्तान तकरीबकारी कर रहा है, पाकिस्तान ज्यादती कर रहा है और अमेरिका की इमदाद इस इलाके में हासिल कर सके। हम वो इश्तियाल में नहीं आ रहे। ये हमारे सिविलियन इसलिए मार जाते हैं कि इनको दर्द नहीं है। हम उधर सिविलियन पे एक तो हम वैसे ही हाथ नहीं उठाते, दूसरा हम सिविलियन अगर उधर हम मारे तो वो कश्मीरी हैं, हमारे अपने भाई हैं, हम वहां नहीं फायर कर सकते कश्मीर सिविलियन पर। ये इश्तियाल इसलिए दिलाते हैं कि हम भी उन पर फायर करें। यहाँ का ये मामला है। और उधर से जो इनका ख्याल था कि आराम से लद्दाख के एक अच्छी पोजीशन ले लेंगे, तो ऐसी जहां पे एक वो बना लेंगे, अपना बेस भी बना लेंगे और कुछ ऐसी जगह बना लेंगे जहां से बैठकर ये अमेरिका को एक प्रोविजन दे सकेंगे ऑब्जर्वेशन पोस्ट की, ताकि निगरानी इस इलाके की, और इससे इनकी वैल्यू बढ़ेगी, जो नहीं हो सकता। चाइना ने भी जिंदा रहना है और रशिया ने भी जी। तो ये यहाँ पर इतना बड़ा बेस इनको बनाने नहीं दिया जा सकता। अच्छा कर्नल साहब, ये भी बताइएगा कि इतनी झड़प चल रही है, इस सब के दौरान मोदी सरकार की जानिब से कोई भी बयान ताहाल सामने नहीं आया जा सका, तो आपका क्या ख्याल है कि वो बयान क्यों नहीं दे रहा, इतनी खामोशी क्यों इख्तियार की गई है?
मोदी बयान दे तो बयान का जवाब भी आएगा जी। वो सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे जो उसका अपना मीडिया आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है। जी बिल्कुल। वो इसलिए नहीं बोल रहा, क्या बोले? ये नहीं कह सकता कि हमने चाइना को मार भगाया, ये नहीं कह सकता कि हमने कब्जा किया हुआ था, ये नहीं कह सकता कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, ये नहीं कह सकता कि नेपाल भी हमारे पे चढ़ रहा है, ये नहीं कह सकता कि हमारी ईस्ट वाला जो है प्रोविंसेस जो है वो भी खतरे में है, और अंदर भी जो हालात बने हुए हैं ये इस दौरान जो इनके एपिडेमिक के दौरान हुआ है, पैंडेमिक के दौरान, इसमें लाखों लोगों के इन्होंने छुपाए हुए हैं केसेस, जो लोग परेशान हाल फिर रहे हैं और उनके अपने राइटर लिख रहे हैं 1 रुपया तक नहीं उनकी इमदाद कर सके। अब अगर वो मुंह खोलेगा पब्लिक को फेस कैसे करेगा? ये उसकी बस की बात नहीं है, लिहाजा वो खामोश ही रहेगा जब तक कि वो रह सकता है। कर्नल साहब, एक तरफ इंडिया के अंदर कोरोना की वबा बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है और दूसरा अक़लियतों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा वहाँ पे, और यहाँ और बॉर्डर के ऊपर वो किस तरह का वो कर रहे हैं और ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, और चाइना के साथ एक तरफ उन्होंने काम शुरू किया हुआ है, जंग छेड़ी हुई है, उधर पाकिस्तान के साथ, उधर नेपाल के साथ। इस तरह आप किस तरह उनको देखते हैं? ये उनके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं। मैं अर्ज करता हूं कि हमाकत की कोई हद नहीं होती, हमाकत की कोई हद नहीं होती जी। एक अरसे से ये यही तकरीबकारी कर रहे हैं, जिसको ये कहते थे कि ये दुनिया पे छा गया, और हमारे यहाँ पे हुक्मरान हमें डराते थे कि भारत चारों तरफ फैल गया, हम अकेले हो गए। मैंने 10 जून 2016 को आर्टिकल लिखा था नवाए वक्त में कि दौड़ मोदी दौड़, उसमें मैंने एक एक चीज लिखी है कि 2-3 साल में भी इस तरह ये कर सके। फाइनली ये अफगानिस्तान से भी मार खाएगा और ये इधर से भी, हमारे से भी जाएगा। इंशाल्लाह यही डाउन में होगा। भारत को तन्हाई का शिकार कर दिया है हमने। ये हमारी जो अपने जिस तरीके से हमने मूव किया, जिस तरीके से हमने सब्र किया और जिस तरीके से हमने जख्म खाए, उनका बदला ये है कि वो भारत जो कि हिंदुस्तान जो अफगानिस्तान में मास्टर बन के बैठा था, वहां से निकलने पर भी मजबूर है और अब आखिरी हिचकियां ले रहा है वहां से तकरीबकारी करवा के। जी बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपने हमें वक्त दिया और हमें तमाम तर तफसीलात बताएंगे क्या बॉर्डर पे सूरत हाल है और भारत की जानिब से क्या तासुरात सामने आ रहे हैं, और चीन ने तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं इस चपकलिश की वो भारत पर डाल दी। उनका कहना है कि भारत की जानिब से पहले कदम उठाया गया था, जबकि चीन ने सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया है। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले।